Bismillahirrahmanirrahim. Here we are going to start uh, another component that is connecting countries through trade. इस कंपोनेंट में दो चीज़ें हैं जो कि इसको लेके चलती हैं। एक इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज हैं जो कि बेसिकली बैकग्राउंड प्रोवाइड करती हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी के लिए। दूसरा पार्ट जो कि पॉलिटिकल इकोनॉमी है। पॉलिटिकल इकोनॉमी बेसिकली डील करती है कि किस तरह कंट्रीज जो हैं वो ट्रेड के को लेके अपनी पॉलिसीज एस्टेब्लिश करते हैं, किस बेसिस के ऊपर वो रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, क्यों वो फ्री ट्रेड को चूज करेंगे। तो ये दोनों हैंड टू हैंड एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सबसे पहले हम ऑब्वियसली ट्रेड थ्योरीज को देखेंगे कि कौन सी हैं, क्या हैं, किस तरह वो डिफरेंट फैक्टर्स को हाईलाइट करती हैं। देन हमारा फोकस होगा उसमें से कि हम ये सब अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि इंटरनेशनल डायनेमिक्स के अंदर जो ट्रेड है वो किस तरह फ्लो होती है, और उसके अकॉर्डिंगली हम ये देखेंगे कि गवर्नमेंट्स जो हैं वो किन बेसिस के ऊपर अपनी पॉलिसीज़ बनाती हैं ट्रेड की। ऑब्वियसली वो पॉलिसीज़ किसी हद तक इन ट्रेड थ्योरीज से इंस्पायर्ड होती हैं, बट अल्टीमेटली उसके पीछे काफ़ी पॉलिटिकल रीजंस होती हैं। हम उनको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन, इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज की बात करें तो इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज जो है ये इकोनॉमिक्स की एक सबसेट है, एक पूरी फील्ड है इकोनॉमिक्स के अंदर। वहाँ पे ये काफ़ी डिटेल्स में पढ़ाई जाती हैं, डिस्कस की जाती हैं, उनका बैकग्राउंड, उनके पॉजिटिव नेगेटिव्स। लेकिन हमारा चूँकि यहाँ पे फोकस इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज की बजाय उनकी एप्लीकेशन है इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट में, तो हम उनको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देख रहे, बल्कि हम सिर्फ उनको इतना ही डिस्कस करेंगे जो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी होगा। सो ट्रेड थ्योरीज बेसिकली आपको एज अ बिजनेस मैनेजर बेनिफिट देती हैं कि आप देख सकें, आप इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकें कि आपको क्या चीज़ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, और स्पेसिफिकली किस कंट्री के साथ करनी चाहिए। इसके अंदर स्टार्ट करते हैं हम क्लासिकल थ्योरीज ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट से। क्लासिकल थ्योरीज बेसिकली उन थ्योरीज को कहा जाता है जो 1600s और 1700s के अंदर, जबकि एक ट्रेड का एक कॉन्सेप्ट दुनिया के अंदर, या यूँ कहना चाहिए कि दुनिया जो है वो जिस टाइम पीरियड पे ट्रेड के ऊपर फोकस कर रही थी, उस टाइम पीरियड की उस तरह की ये थ्योरीज हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स की बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स इकोनॉमिक्स के इंट्रोड्यूस करवाए इन थ्योरीज ने। इसके अंदर दो तरह की थ्योरीज हैं, इंटरवेंशनिस्ट थ्योरीज और नॉन इंटरवेंशनिस्ट थ्योरीज। इंटरवेंशनिस्ट थ्योरीज बेसिकली वो हैं जो कि एडवोकेट करती हैं कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होनी चाहिए ट्रेड के अंदर, और गवर्नमेंट को ट्रेड के मतलब एक क्लियर कट पॉलिसी बनानी चाहिए। इसके अंदर दो थ्योरीज आती हैं, मर्केंटिलिज्म की और नियो मर्केंटिलिज्म की। ठीक है, ये वो एडम स्मिथ और उससे भी शायद पहले के इरा की थ्योरीज हैं। उसके बाद नॉन इंटरवेंशनिस्ट थ्योरीज वो हैं जो कि ये सजेस्ट करती हैं कि गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए ट्रेड के अंदर, बल्कि मार्केट फोर्सेस को डिसाइड करना चाहिए कि ट्रेड क्या होनी है, किस तरह होनी है। इसके अंदर तीन थ्योरीज आती हैं, एब्सोल्यूट एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज एंड फैक्टर मोबिलिटी। वन बाय वन हम इनको ब्रीफली डिस्कस। नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास आएंगी थ्योरीज ऑफ ट्रेड पैटर्न्स, जो कि कह लीजिए कि ज़रा मॉडर्न ज़माने की थ्योरीज हैं।
ये बेसिकली एक्सप्लेन करती हैं ये सारी थ्योरीज के कंट्रीज के ट्रेड पैटर्न्स किस तरह बनते हैं, क्यों बनते हैं, क्या रीजंस होती हैं। उसके अंदर अगेन दो फर्दर कैटेगरीज आती हैं। एक इसके अंदर ट्रेड डिपेंडेंस थ्योरीज हैं जो कि एक्सप्लेन करती हैं कि कंट्रीज के ट्रेड पैटर्न्स उनकी ट्रेड के ऊपर डिपेंडेंस से बनते हैं और डिपेंडेंस क्यों बनती है उसको एक्सप्लेन करती हैं। देन ट्रेड कंपेटिटिवनेस की थ्योरीज हैं इसके अंदर जो कि एक्चुअली एक्सप्लेन करती हैं कि कंट्रीज की जो सर्टन फीचर्स होते हैं जिनकी वजह से उनके अंदर सर्टन एलिमेंट्स का कंपेटिटिवनेस पैदा होती है, उसकी वजह से उनके ट्रेड पैटर्न्स बनते हैं। ट्रेड डिपेंडेंस थ्योरीज की बात करें तो इसके अंदर थ्योरी ऑफ कंट्री साइज आ जाता है, फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी आ जाती है, कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी आ जाती है। और ट्रेड कंपेटिटिवनेस की बात करें तो इसके अंदर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, डायमंड ऑफ नेशनल कंपेटिटिव एडवांटेज थ्योरी, ये दो थ्योरीज बेसिकली आती हैं। तो ट्रेड थ्योरीज की बात करें तो जैसे मैं पहले भी एक्सप्लेन कर रहा था कि ट्रेड थ्योरीज जो हैं वो एज अ बिजनेस मैनेजर हमें हेल्प आउट करती हैं ये अंडरस्टैंड करने में और ये प्रेडिक्ट करने में कि कौन सी गवर्नमेंट किस तरह की ट्रेड स्ट्रेटजी बनाएगी, वो ट्रेड स्ट्रेटजी किन फैक्टर्स के ऊपर बेस करती होगी, किन फैक्टर्स के चेंज होने से वो चेंज हो सकती है, कौन से फैक्टर हमारे बिजनेस के लिए फेवरेबल हो सकते हैं, कौन से हमारे लिए अगेंस्ट जा सकते हैं। तो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए हम ट्रेड थ्योरीज की मदद लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ट्रेड थ्योरीज का ब्रीफ डिस्कशन विद क्लासिकल ट्रेड थ्योरीज, और उसमें हम पहले लेके चलेंगे इंटरवेंशनिस्ट थ्योरीज। कि पहले भी बताया मैंने कि इंटरवेंशनिस्ट थ्योरीज सजेस्ट करती हैं कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होनी चाहिए, गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए ट्रेड के ऊपर। और उसके अंदर सबसे पहली आ जाती है हमारे पास मर्केंटिलिज्म अप्रोच। ये वो थ्योरी है जो डिक्टेट करती रही है इंटरनेशनल ट्रेड को बिटवीन 1500s एंड 1800s। बेसिकली ये थ्योरी जो थी वो एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ के ऊपर बेस करती थी कि कंट्रीज नेशंस को वेल्थ ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूमुलेट करनी चाहिए, अपनी ट्रेडी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, बिकॉज दैट वाज एन एरा ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड का ज़माना था। और चूंकि उस टाइम पीरियड पे जो भी ट्रेड डेफिसिट या ट्रेड के लेन देन होता था वो गोल्ड की फॉर्म में सेटल होता था। तो ये थ्योरी सजेस्ट करती थी कि कंट्रीज को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना चाहिए और कम से कम इंपोर्ट करना चाहिए ताकि वो अपने गोल्ड के रिजर्व्स को बढ़ा सकें। ठीक है, जाहिर बात है जिस कंट्री के पास गोल्ड होता था उसके पास आर्मीज भी बड़ी होती थी, उसके पास ये एबिलिटी होती थी कि वो दूसरे कंट्रीज को रेड कर सके। तो मर्केंटलिज्म अप्रोच बेसिकली इस चीज़ को सजेस्ट करते थे कि गवर्नमेंट को पूरा कंट्रोल करके सम हाउ कोशिश करनी चाहिए कि उसके ट्रेडी इंक्रीज हो। इसकी कुछ इम्प्लीकेशंस ऐसी हैं जो कि उस जमाने से लेके अभी तक चली आ रही हैं। एक तो वो हैं जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज उस वक्त इस्टेब्लिश हुई, दैट आर इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई गवर्नमेंट की तरफ से, सब्सिडाइजिंग की गई। जाहिर बात है वो चीज़ें जो कोई भी गवर्नमेंट अच्छी प्रोड्यूस कर सकती थी, जो भी नेशन, उन्होंने उनको सब्सिडाइज किया ताकि उनकी एक्सपोर्ट्स बढ़ सकें। देन चूंकि वो कॉलोनाइजेशन का ज़माना था तो जो रूलिंग कंट्रीज थी उन्होंने अपनी कॉलोनीज को एक्सट्रॉट किया। वो इस तरह के कॉलोनीज से जो एक्स्ट्रा अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स होती थी वो चीपर रेट पे जोर ज़बरदस्ती से अपनी होम कंट्री की तरफ भिजवाई जाती थी और वहाँ से प्रोडक्शन करके तो कॉलोनीज को बेचा जाता था। जानबूझ के प्रोडक्शन यूनिट्स जो थे वो अपनी होम कंट्रीज में लगाए जाते थे रादर दैन कॉलोनीज की बजाय, सो दैट के वहाँ से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके फिनिश गुड्स जो हैं उन्हीं को वापस बेची जा सके। देन
द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो एक ऐसी इम्प्लीकेशन है जो अभी भी चल रही है। आज भी हमारे यहाँ इकोनॉमीज को मेजर करने के लिए फेवरेबल और अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड का मुआवजा किया जाता है। ऑल दो के उसकी इम्प्लीमेंटेशन या उसकी एप्लीकेशन जो है वो आजकल की इकोनॉमी में उस तरह से नहीं रही जिस तरह गोल्ड इरा में हुआ करती थी। उसकी मेन रीज़न ये है कि आज के ज़माने में जब कोई कंट्री फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड अचीव करती है तो उसको कोई गोल्ड में पेमेंट नहीं होती, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम पेमेंट ही नहीं होती, बल्कि एक डेट क्रिएट हो जाता है दूसरी कंट्री के ऊपर उस कंट्री का। अब अगर तो उस डेट को सेटल किया जा सकता है तो हाँ, ये फेवरेबल पोजीशन लॉन्ग टर्म में कंट्री के लिए बेनिफिशियल होगी कि आपके पास डॉलर रिजर्व जो हैं वो बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर उस डेट जो है दूसरी कंट्री बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट कर लेती है तो समटाइम्स वो इस पोजीशन में नहीं रहती कि उन डेट्स को सही तरह पे कर सके, तो आपको वो डेट ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड कैरी करना पड़ते हैं। तो वो बहुत फेवरेबल पोजीशन रहती नहीं है, क्योंकि सेटलमेंट जो है वो गोल्ड इरा की तरह फौरी तौर पे नहीं होती। तो इसलिए वो फेवरेबल पोजीशन समटाइम अनफेवरेबल भी हो जाती है, क्योंकि जब तक वो सेटलमेंट की तरफ जाएगी कंट्री अपने डेट्स की, तब तक शायद जो डॉलर है उसका रेट इंटरनेशनल मार्केट में कम हो चुका हो, अ, या कंपटीशन बढ़ चुका हो, या कोई भी और फैक्टर्स हो सकते हैं। तो टाइम लैग की वजह से वो फेवरेबल पोजीशन इतनी ज़्यादा फेवरेबल रहती नहीं है। देन हमारे पास नियो मर्केंटलिज्म या नॉन मर्केंटलिज्म थीरीज आती हैं। इसके अंदर दो थीरीज हैं, एब्सोल्यूट एडवांटेज और कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी वो है जो एडम स्मिथ ने अपने बड़े मशहूर आर्टिकल जो है द वेल्थ ऑफ नेशंस में दी थी। ये 1776 में पब्लिश हुआ। इसके अंदर बेसिकली एक कॉन्सेप्ट जो है एब्सोल्यूट एडवांटेज का वो इंट्रोड्यूस हुआ। एब्सोल्यूट एडवांटेज का कॉन्सेप्ट अब एक इकोनॉमिक्स का एक स्टैंडर्ड है। ये बेसिकली रेफर करता है एक ऐसी एबिलिटी को कि एक कंट्री, एक कंपनी, एक एंटिटी जो है वो कोई भी चीज़ जो प्रोड्यूस कर रही है वो अपने कंपेटिटर से कम प्राइस में ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ प्रोड्यूस कर सकती है। तो इसी बेसिस के ऊपर ये थ्योरी दी गई कि एडम स्मिथ ने ये सजेस्ट किया कि कंट्रीज को बहुत सारी प्रोडक्ट्स डेवलप करने के ऊपर फोकस करने की बजाय फोकस करना चाहिए सिर्फ उन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो वो एब्सोल्यूट एडवांटेज के साथ प्रोड्यूस कर सकती हैं। यानी कि वो गुड्स कंट्री को प्रोड्यूस करनी चाहिए जो कि वो दूसरों की निस्बत ज़्यादा एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकती है। प्राइमरी फोकस इस थ्योरी का लेबर के ऊपर था कि एक जैसे लेबर यूनिट्स को यूज करते हुए कौन सी कंट्री ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकती है। तो इस थ्योरी में स्ट्रेस किया गया कि आप अपने लेबर की यूटिलाइजेशन, क्योंकि लेबर लिमिटेड है तो लेबर की यूटिलाइजेशन उन प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने में लगाएं जो कि आप ज़्यादा एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकते हैं, ताकि आप उनकी लार्जर क्वांटिटीज प्रोड्यूस कर सकें और उन लार्जर क्वांटिटीज को आप ट्रेड कर सकें दूसरे कंट्रीज के साथ उन प्रोडक्ट्स के लिए जो आप अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन वो दूसरी कंट्रीज उनको ज़्यादा एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो नेक्स्ट थ्योरी जो पेश की गई दैट इज थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज बेसिकली इसने भी एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया दैट वाज कंपैरेटिव एडवांटेज। कंपैरेटिव एडवांटेज बेसिकली रेफर करते हैं एक ऐसी एबिलिटी को किसी एंटिटी की, किसी कंट्री की, कि वो गुड्स जो हैं वो अपने कंपेटिटर के मुकाबले में लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर सकते हैं।
तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के मुतल्लिक अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। एनीहाउ ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि अगर आपके पास कोई दो गुड्स को प्रोड्यूस करने में एब्सोल्यूट एडवांटेज मौजूद है, तब भी आपको फोकस उस गुड के ऊपर ज़्यादा करना चाहिए या उसी के ऊपर करना चाहिए जिसको प्रोड्यूस करने में आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है कंपेटिटर के मुकाबले में। ये कंफ्यूजिंग हो जाता है समटाइम, एब्सोल्यूट एडवांटेज और कंपैरेटिव एडवांटेज। इनको अंडरस्टैंड करने के लिए ये एक छोटी सी वीडियो है, आप इसको देखें और इसके अंदर आपको होपफुली क्लैरिफाई हो जाएगा कि कंपैरेटिव एडवांटेज और एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या है। Comparative advantage is the ability of an individual, company, or country to produce a good or service at a lower opportunity cost than its competitor. Having a comparative advantage doesn't mean that one entity is absolutely better than another at producing a good or service. It means that it sacrifices less to do so. Suppose David and Lawrence want to raise money for their favorite charity through a bake sale. On a normal day, David can bake 6 chocolate cakes and 3 pecan pies for $30 each. Lawrence can bake 4 cakes and 3 pies in one day, also for $30 each. David is baking 9 treats per day and earning $270, while Lawrence is baking 7 treats per day and earning $210. Together, they can make a total of 16 treats and sell them for a total of $480. But what if they both focus on baking the goodies in which they have a comparative advantage? If David moves his resources into baking chocolate cakes only, the opportunity cost of each extra cake per day will be half a pecan pie. The same decision for Lawrence is an opportunity cost of 3/4 of a pie. With fewer pies to sacrifice, David has a comparative advantage over Lawrence in cakes, so he should make only cakes for the fundraiser event. If both examine their comparative advantage in pie baking, David will give up 2 cakes for each extra pie he bakes, while Lawrence's opportunity cost is only 1.3 cakes. Lawrence should then focus on pie baking only, since he has a comparative advantage over David. If they follow this measure, David makes 12 cakes and earns $360. Lawrence bakes 6 pies and earns $180. Together, they've earned $540, which is $60 more for their charity than if they hadn't specialized based on comparative advantage. सो बेसिकली कंपैरेटिव एडवांटेज के ऊपर काम करके जो ओवरऑल आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाती है। ऑल्दो कि अगर आपने एक चीज़ नोट की हो तो ओवरऑल आउटपुट तो इंक्रीज होती है, बट ज़रूरी नहीं कि कंपैरेटिव एडवांटेज पे काम करते हुए हर एक की इनकम भी इंक्रीज हो। जैसा कि आपने एग्जांपल में देखा होगा कि केक बनाने वाले की इनकम तो बढ़ी ही है, लेकिन पाइस बनाने वाले की इनकम एक्चुअली कम हुई है। लेकिन ओवरऑल जो दोनों की अगर आप ओवरऑल इनकम देखें तो वो बढ़ गई है। ठीक है, तो इसको हम सम अप करेंगे जब हम इनका एनालिसिस एंड में परफॉर्म करेंगे। इस पॉइंट को ज़रा ज़हन में रखिएगा।
So obviously, like any other economic theory, इन theories की भी certain assumptions हैं जो कि ज़रूरी नहीं कि true भी हों. फुल एम्प्लॉयमेंट दोनों कंपैरेटिव और एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरीज जो हैं इन assumptions को लेके चलती हैं. फर्स्ट उसमें है कि ये कंसिडर करती हैं कि सारी के सारी लेबर जो है आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, कोई भी घर में नहीं बैठा हुआ, फुल एम्प्लॉयमेंट आपने अचीव की है जो कि ऑब्वियसली इम्पॉसिबल है. देन इकोनॉमिक एफिशिएंसी है कि हर कंट्री जो है उसका टारगेट सिर्फ इकोनॉमिक एफिशिएंसी है, कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं है, कोई और मोटिव उनका नहीं है, बल्कि हर गवर्नमेंट का एक ही टारगेट है कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी को अचीव किया जाए, एंड दैट इज आल्सो नॉट करेक्ट. देन डिवीजन ऑफ गेन्स है. अगेन ये थ्योरीज प्रपोज करती हैं कि जो ओवरऑल बेनिफिट में इंक्रीज आएगा कंट्रीज एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, बट ऑब्वियसली कंट्रीज या गवर्नमेंट्स इतनी अच्छी नहीं है कि वो खाम खा का बेनिफिट दूसरों के साथ शेयर करें, सो ऑब्वियसली ये भी होल्ड नहीं करती. देन ये थ्योरीज सपोज कर रही हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो ज़ीरो है, दैट इज़ कि वो कंसिडर नहीं करती कि एक कंट्री से चीज़ प्रोड्यूस करके दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करने और वहाँ से इंपोर्ट करने में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी, समटाइम्स गुड्स में वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो एब्सोल्यूट एडवांटेज और कंपैरेटिव एडवांटेज सिरे से होल्ड ही नहीं करता. देन स्टैटिस्टिक्स एंड डायनामिक्स है. ये थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि कंट्रीज के स्टैटिस्टिक्स और डायनामिक्स जो हैं वो एक जैसे हैं, उनके कह लें कि कोई इकोनॉमिक साइजेस एक जैसे हैं, जो कि ऑब्वियसली वो भी ठीक नहीं है. फिर ये सजेस्ट करती हैं जी कि कंट्रीज के प्रोडक्शन नेटवर्क्स जो हैं वो इक्वल हैं, ठीक है, ऑब्वियसली वो भी ट्रू नहीं है. एंड मोबिलिटी ऑफ वर्क फोर्स की बात कर रही है कि वर्क फोर्स जो है वो इजीली आप उसको मूव कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपका नजर आता है आपको कि एब्सोल्यूट एडवांटेज एग्रीकल्चर में नहीं है बल्कि कंप्यूटर इंडस्ट्री में है, तो आप एग्रीकल्चर में काम करने वाली लेबर को कंप्यूटर इंडस्ट्री में इजीली मूव करवा सकते हैं, बट दैट इज नॉट ट्रू. आप ओवरनाइट या इवन समटाइम पॉसिबल ही नहीं होता है लोगों को एक सर्टेन इंडस्ट्री के मुतल्लिक ट्रेन करना, तो ये भी एज सच होल्ड नहीं करती. ऑल दो के देखने में उनके assumptions होल्ड नहीं करती, बट उनकी एप्लीकेशंस जो हैं इन थ्योरीज की वो काफ़ी वाइड हैं. बहुत कॉमनली इनको रेफर किया जाता है ट्रेड एनालिसिस के लिए, और इनको समहाउ यूज़ भी किया जाता है बिजनेस पर्पसेस के लिए. हम उसको लेटर ऑन देखेंगे. दैट वाज ऑल फॉर लेक्चर नंबर 1. आपके जो भी क्वेश्चंस हों वो प्लीज़ गूगल क्लासरूम में पोस्ट कीजिए या ग्रुप्स के अंदर पूछिए, ताकि जो भी चीज़ क्लैरिफाई करने वाली है वो आपको क्लैरिफाई हो सके. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.